मैं कुलसे पाटिल साहब आपके पास आ रहा हूं। एक तो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जब इस तरह से सीजीआई साहब को उस कमेटी से हटाया गया तो कुछ तो जस्टिफिकेशन कहीं दिया होगा, कहीं तो कुछ कागज बना होगा कि भाई इन इन कारणों से सीजीआई साहब को हटाया जाता है और इन इन कारणों से इनको, क्या ऐसा कुछ आपकी नॉलेज में है? दूसरी एक बात आपसे इसलिए क्योंकि वो इस समय की इंपॉर्टेंट बात है। अब मोदी साहब के सरकार में बैठे हुए बहुत से लोग अब संविधान बदलने की भी बात चर्चा शुरू कर दिए हैं। विवेक देवराय साहब ने कहा, उससे पहले रंजन गोगोई साहब भी हिंट दिए थे। दोनों चीजों पे आपका ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस, और क्या संविधान ऐसा भी हो जाएगा जब कुछ दिनों बाद इलेक्शन की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक व्यक्ति को आपने चुन लिया, आप रहिए उसी के साथ। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, ये दोनों चीजें से जो आपने अभी कहा, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट और संविधान में बदल, दोनों चीजें दे आर लीडिंग टू डिक्टेटरशिप। मैं कहूंगा वो जब सुप्रीम कोर्ट मानता नहीं, हम कहेंगे तब सुप्रीम कोर्ट का लॉ हम उखाड़ फेंकते हैं और नया लॉ लाते हैं। अभी क्या हो गया है कि पार्लियामेंट में, इट इज अनफॉर्चुनेट, कोई भी लाभ जब आता है वास्तव डिस्कशन होता ही नहीं। अभी कल के नए 3 सीआरपीसी, आईपीसी और तो बहुत भयंकर एविडेंस इनका भी बदल लाया, और पावर दिए सिर्फ पुलिस को कि 70 दिन से 90 दिन तक कस्टडी। मैं पुलिस कोठड़ी में खुद रहा हूं, 2 ही दिन था तो मुझे लगा मैं मर क्यों नहीं जाता, ये क्या है यार। तो अभी 90 दिन तक तो पुलिस कस्टडी, तो मैं तो कुछ भी लिख दूंगा भाई, क्या चाहिए आपको, लिख देता हूं। वैसे ही अभी संविधान का क्या है, संविधान पर उनका पहले से अटैक है। जब से संविधान नहीं आया था तब से, और आने के बाद भी अंबेडकर के पुतले इन्होंने जलाए थे। संविधान में जो हम भारत के लोग, ये शब्द ही उन्हें मंजूर नहीं। उसकी शुरुआत, थोड़ा डिस्कशन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का मैंने पढ़ा, तो घटने हमारे संविधान का शुरुआत कैसे होना चाहिए इसके ऊपर बहस हुआ। तो अंबेडकर को सुझाव आए कि ओम नमः शिवाय से शुरू करो, आर्यवर्त से शुरू करो, ओम गणेशाय से शुरू करो। ये शुरुआत करने का उनका आग्रह था। वो भी कमेटी बहुत अच्छी थी। वो कमेटी सबसे, आज कि कोई सांसद उनकी तुलना नहीं कर सकता उन मेंबरों से, इतने अच्छे सब लोग थे। तो भी ये प्रस्ताव आया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सब ठुकरा कर, यानी बड़े नम्रता से ठुकरा कर, हम भारत के लोग शुरुआत करी। इसमें हमारे इसे जो प्रस्तावना, ये हमारे संविधान का आत्मा है और उसमें सब आया है। उसका एक्सपांशन बाद में हुआ, लेकिन संविधान की प्रस्ताविका कहती है कि हम सब भारत के लोग हमें क्या देना चाहते हैं, और वो जो देना है उसमें सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, लोकतंत्र है। तो वो देने के बजाय अब ये कहते हैं कि हम भारत के लोग, अब इनकी शुरुआत ऐसी है, कल मैं थोड़ा आज पढ़ रहा था कि हम भारत के लोगों को नया संविधान के तरफ जाना चाहिए। यानी बिल्कुल पुराने संविधान को बिल्कुल मिटाने का इनका इरादा है, बिल्कुल मिटाने का, टोटल। यानी उसमें इक्वालिटी है, फेटर्निटी है, क्यों जस्टिस की बात करते हैं हम, तो जस्टिस हम सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय की बात करते हैं। ये क्या है, इनको इक्वालिटी का तो देखो। उस दिन मैंने कहा था आपके चैनल पर कि जब मैं मोदी की भाषा पार्लियामेंट की, हम गुलामी के कानून के तहत चल रहे थे, हमें गुलामी पे बाहर आना होगा। कौन सी गुलामी भाई, ये कानून आने के पहले हमारी क्या व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में हम कहा थे, और आने के बाद भी कानून आए, संविधान आया, तो भी कहां वर्ण व्यवस्था कम हुई। जो भी आज देश में चल रहा है तो वर्ण व्यवस्था के तहत ही चल रहा है। छुटपुट घटनाएं आरक्षण की वगैरह छोड़ी, जो वगैरह हमने थोड़े छोड़ा, तो क्या हो गया है, क्या हो रहा है। अरे बाबरी मस्जिद से ये गुनाह करते रहे, आज तक गुनाह करते रहे, और किसी को कुछ नहीं हुआ आज तक। ये वर्ण व्यवस्था नहीं तो क्या है।
ये आपने जब अभी बात करी थी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की, तो इसको विरोध इन्हें जस्ट फॉर्म अभी चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़, इन्होंने ये मनी बिल को विरोध किया था। ये मनी बिल हो नहीं सकता क्योंकि उनको राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तब ये नए नए थे। अभी तो राज्यसभा में सब खरीद कर मेजोरिटी हुई ना। तो ये आज जब हम कहते हैं कि संविधान का बदलाव, ये तो बहुत पुरानी बात है। और उनको कौन सी किससे नफरत है? उनसे उनको नफरत है, जस्टिस से नफरत है, न्याय और समता, ये उनका नंबर 1 नफरत का विषय है। दूसरी बात है लिबर्टी। अरे भाई, स्वर्ग की लालच और नरक के डर दिखाकर 33 कोटि देव हमारे सर पर रखकर हमें कभी लिबर्टी मिली थी? कभी स्वतंत्रता मिली थी? हमें बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने के लिए मैं अभी एक किसी वर्तमान पत्र ने मेरे ऊपर एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, तो मैंने कहा ये तो मेरी जिंदगी में सपने में हूं मैं, क्योंकि बहुजन समाज को के बारे में कौन लिखता है? लिखता ही नहीं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लिखने वाला भी बहुजन है और पेपर भी बहुजन का है। एनीवे, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस तो वर्ण व्यवस्था कहाँ रहती है? जातीयता कहाँ रहती है? तो ये जब सब संविधान के खिलाफ था, अभी सब मैंने पढ़ा, इतनी बड़ी लिस्ट है वो क्या करना चाहते हैं? उनको ये रीडिफाइन करने की भाषा कर रहे हैं, इक्वालिटी की भाषा रीडिफाइन करना चाहते हैं। तो इक्वालिटी में हम समता में क्या रीडिफाइन करेंगे कि समता में सम आर मोर इक्वल, ऐसे रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो सब अभी हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक खेल है, खतरनाक। और यही करने के लिए वो जो अभी उन्होंने बोला कि मैं अगले 15 अगस्त को मैं ही भाषण करूंगा, तो क्या हो गया है कि जुडिशरी उन्होंने पैक करी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जजेस अभी हिम्मत नहीं कर रहे, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में 55 जजेस उन्होंने अपॉइंट किए थे, उसमें से ज्यादातर लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले थे। अब इन्होंने भी 55-56 अपॉइंट किए हैं, ज्यादातर लोग मनुवादी विचार के हैं। तो यदि पार्लियामेंट में ये ठहराव करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र और ये नई पुराने संविधान को छोड़ देते हैं और अभी नए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का नया घोषणा करते हैं, पार्लियामेंट में पास हुआ, राज्यसभा की हालत हमें जानू है, अभी उनके भी मेंबर बढ़ रहे हैं, तो कोर्ट तो तैयार ही है। यानी हिंदू राष्ट्र ये अभी काल्पनिक बात नहीं रही है। वैसे भी आज सभी टॉप पोजीशंस जहां हमारा नियोजन होता है, नियोजन में हम कहा है, कौन है नियोजन में? वो तय करते हैं कि हमें क्या पढ़ाई करनी है। देखो अब ये पढ़ाई का भी आया कल, और वो 14 अगस्त बोलते कि काला दिन हमें डिक्लेयर करना चाहिए। अरे टिळक, सावरकर, गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र की भाषा शुरू करी और ठिकाना फोड़ रहे हैं नेहरू और गांधी पर। जब किसी के मन में नहीं था, तब टिळक ने अग्रलेख लिखा है अपने इसमें कि यहाँ 2 राष्ट्र है। सावरकर ने तो कमाल ही कर दी थी, और गोलवलकर तो कहता है कि ब्रिटिशों से मत लड़ो, ईसाई और मुस्लिम हमारे दुश्मन है, उनके साथ लड़ो, ब्रिटिश हमारे हैं। और आखिर तक इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया था। इसलिए किया था कि जब उनको मालूम हुआ 1900 के बिगिनिंग में, 1800 एंड में, कि स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र होने वाला है कांग्रेस के स्थापना के बाद, तो फिर पुणे के ब्राह्मण, सब नहीं लेकिन बहुत जहरीले ब्राह्मण, मैं अब उनमें रहता हूं, 1 मिनट में खत्म कर दे, 1 मिनट। तो वो सब टिळक के पास गए कि हम तो स्वतंत्र, भारत तो स्वतंत्र होने वाला है, तो फ्रेंचाइज में हम वोटिंग में कहाँ रहे? तब इन्होंने तय किया, नहीं तो इसके पहले वो ब्राह्मण धर्म मानते थे, फिर उन्होंने हिंदू धर्म का नाम लिया और हिंदू बने। कोई भी ब्राह्मण हो तो मेरी आपको सबको विनती है कि मुझे किसी जाति के धर्म का द्वेष नहीं है, लेकिन मैं ये वास्तव है, इतिहास है, और ये इतिहास किसी ने मेरे सामने मुझे बुरा, मैं बोलता हूं, बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं
कि जब मैंने रिसिग्नेशन दिया न्यायमूर्ति पद का 47 की उम्र में दिया, तब मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं जेल को, मरने को और पुलिस को नहीं डरूंगा। तो मैं आज वही कर रहा हूं। चलो भाई, जो करना है करो, मारो, लेकिन सत्य है वो सत्य है। मैं जस्टिस कोलसे पाटिल आपसे एक चीज जल्दी से पूछ लूं, थोड़ा सा इलेक्शन ही की बात है। गुजरात में 2000 जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2017 या 18 का, जो भी इलेक्शन था, 17 का था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2017 के इलेक्शन में 99 सीट और 77 सीट, 22 सीटों का फासला था। बीजेपी की 99, कांग्रेस की 77। 21 इलेक्शन पिटीशन हुई थी, 21। उसमें से 2 का हाईकोर्ट ने वहां फैसला किया था, उनके चुनाव को निरस्त किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के वापस भेज दिया, और वो भाई साहब पूरे टाइम मंत्री बने रहे। बाकी 17 इलेक्शन पिटीशन पे 5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जरा ये भी आपसे एक बार जज साहब पूछना चाहता हूं कि अगर आप 5-5 साल तक इलेक्शन पिटीशन पे कुछ करोगे ही नहीं, तो इसको, इस क्लॉज को बनाने की क्या जरूरत है? फिर इसको भी खत्म कर दो कि जो एक बार हो गया सो हो गया, मतलब जिसकी लाठी उसकी बात। क्योंकि अगर आप इसको समय सीमा के अंदर नहीं करो, मैं थोड़ा इस पे भी आपसे एक जल्दी से समझना चाह रहा हूं। कोलसे पाटिल साहब। आनंद जी, मैं आपको बार बार विनती कर रहा हूं कि जुडिशरी मेरी माता पिता ईश्वर है, इसीलिए मैं बाहर हूं। मेरे खिलाफ कितने पिटिशन है, क्रिमिनल केसेस है, तो भी आप बोलने लगाते हैं। तो जुडिशरी का मैं पार्ट था। मैंने कहा आपको कि जजेस के घरों में गोलोल करके फोटो देता कांग्रेस के जमाने। तो ये जुडिशरी है। और आज के माहौल में जैसा अभी जगदीप जी बोल रहे थे कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर ये कब्जा कर बैठे। अभी आपने वो गुजरात की बात कही। अभी ईडी का जो प्रमुख था, उसको 3 साल पहले कोर्ट ने कहा इलीगल है, तो सुनाई करते और घर भेजते तो क्या होता? वो किया नहीं, उसको 3 साल रखा, और भी 1 महीना दिया, 1.5 महीना दिया। सर वो था नहीं, अभी भी है ना, वही बोल रहा हूँ, अभी भी है। तो कोर्ट के में मैं हमेशा बोलता हूं कि कोर्ट के, सॉरी, इलेक्शन चुनाव आयोग का सहायक मदद और सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से ही सरकार चल रही। एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि अभी आपने कहा था कि वो ईवीएम का, तो मैं खुद पिटिशनर था 2013 में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के खिलाफ, और वहां तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल एंड देयरफॉर ए वीवीपीएटी। अभी कुरैशी जो वहां के तब कमिश्नर थे, वो कहते कि 6.5 लाख वीवीपीएटी खराब निकले 19 के बाद। तो कौन सी इलेक्शन की और रिजल्ट की बात करते हैं आप? तीसरी बात, आपने जो कहा ईवीएम का आपको अनुभव था कि अच्छा है, जगदीप जी को बोलता हूं, तब राज करने वाले कौन थे और आज राज करने वाले कौन, ये फर्क समझना चाहिए। मैं इस चैनल पे आके बार बार बोला हूं, लेकिन जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर का कमीशन था, इनकी इंक्वायरी करी है दंगल की, गुजरात के सभी गोधरा और सभी की, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी एंड हिज ग्रुप शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। वो मरते मरते भी बेचारे ने कहा, जस्टिस सावंत ने कहा, भाजपा ये पक्ष नहीं, ये देश पर आई हुई आपत्ति। तो ये आपत्ति का विचार करते हुए जो आपने कहा कि ईवीएम पर मेरा भरोसा था, वो रेजिम अलग था, ये रेजिम अलग है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भरोसा नहीं हमारा, इसलिए वीवीपीएटी की बात कर रहे थे। और यही वही चुप रहे जज जो हमारे बेंच में था उस समय 13 में, उनके खिलाफ उनके सामने हमारे मैटर थी, वो आगे आके वीवीपीएटी काउंट करने की परमिशन दे देते, जो बोले खुद कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल, इसलिए वीवीपीएटी की जरूरत है, वो काउंट करने को परमिशन नहीं देते। वो सब कुछ वो चीफ जस्टिस बनने के बाद ये माहौल कैसा बदलता है। तो कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था है जो चेक का बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस के लिए काम कर रही है? कोई संस्था नहीं है। और जो भी बची कुछ जुडिशरी है, आज की जुडिशरी थोड़ा ट्राई कर रही है, लेकिन 2014 से सुप्रीम कोर्ट के सब डिसीजन देखो, पहले 1-2 साल छोड़ दो,
काम ही नहीं हो रहा है कि कश्मीर के लोग अंदर है घर में, कितने साल हो गए, जिनकी प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो दे नहीं रहे हैं। ये गुजरात की मामला तो इतना, क्या बोलते हैं उसको, आम बात है वो कि इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं, इसीलिए तो वो बोलते हैं कि चलो काउंटिंग भी झूठ किया और चैलेंज हुआ, तब तक दूसरा इलेक्शन आता है। चुन के आए को उन्होंने डिफीट किया। अभी बिहार में हुआ, 7-8 लोगों को यही किया, और वो बोलते थे आरजेडी के लोग कि तुम बूथ मत छोड़ो, लोगों को बोलते थे बूथ मत छोड़ो। डिक्लेयर किया पहले इलेक्टेड, बाद में रिकाउंटिंग में क्या चैलेंज करके क्या करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर 5 साल, तब तक एनर्जी, पैसे। अभी एक बहुत बड़े नेता ने मुझे कहा, उनको मैं अभी 2-4 दिन पहले मिला, तो बोले सुप्रीम कोर्ट में जाने में को डर लगता है, इसके वकील की फीस है, करोड़ों की बात करते हैं, तो कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? इलेक्शन हारा तो हारा, घर में बैठा। तो ये जब इलेक्शन ही फेयर नहीं, मशीनरी फेयर नहीं, काउंटर बैलेंस जिंदा नहीं, तो इससे बुरी हालत क्या हो सकती है? इसलिए गुजरात का जो हुआ तो हर इलेक्शन में हो रहा है। कोलसे पाटिल साहब, मैं एक चीज पूछ लूं, ये जस्टिस सावंत की जो कमेटी थी उसी के सामने हरेन पांड्या जी ने अपना रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट। रात को 3 बजे आया पांडे, और सावंत ने बोला कि आप डरते नहीं क्या? तो बोले मैं डरता हूं, लेकिन ये आपके सामने आके बोलना ये मेरा कर्तव्य समझता हूं, इसलिए। और ये सावंत ने मुझे खुद बोला किस्सा, मैं तो गुरु थे उनमें, मैं तो उनके साथ हमेशा रहता था, और वही मेरी थोड़ी बहुत जो समाज में क्रेडिबिलिटी है, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह जो कहते हैं कि भाई कोलसे पाटिल को हम क्यों मानते हैं, तो उनको सावंत के घर में एंट्री थी, और सावंत के वो दोस्त थे। मैं भी वही धन्य समझता हूँ। पाटिल साहब, मुझे एक चीज और मैं पूछने के लिए, वो रिपोर्ट कहीं उपलब्ध है ना? तीसरा सेटलवाड़ की अपॉइंट किया था, मेरे पास भी है, सभी वॉल्यूम है। अच्छा, ठीक है। और कंक्लूजन हमने कई बार सर्कुलेट किया है। कंक्लूजन नहीं, उसमें हरेन पांड्या का स्टेटमेंट, उसमें हरेन पांड्या का स्टेटमेंट भी है, हरेन पांड्या का स्टेटमेंट भी है उसमें। बिल्कुल है। चलिए, सबके, अरे खुद जस्टिस सावंत जाके वहां 2-2 महीने रहे, वो सब एविडेंस रिकॉर्ड किया, और मैंने कहा तुम थकते नहीं? तो बोले देश बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद होने वाला है। तब से हम कहते हैं, जगदीप जी, तब से हम कहते हैं कि मोदी शाह खूनी है, और इसलिए हमें कुछ सजा करनी है तो करो। तब भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने उसी समय वादा किया था कि ना जेल, ना मरण, ना पुलिस, जाओ क्या करना है करो। इतना ही करता हूं कि आप भाई मार मुझे इतना नहीं करता, कभी कोई कहीं करता है तो उसको डिपेंड करता हूं, ये तो मेरा हक है। अभी जो नई संविधान आ रही है, ये सब हक गए, मूलभूत अधिकार खत्म, प्रस्तावना खत्म, मार्गदर्शक तत्व जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो हमारा आत्मा है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान तो दूसरा था। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक कॉम्प्रोमाइज है। उन्होंने कहा था कि ये सब संपत्ति का वाटप वगैरह उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 2 रुपए में मिलता था, वो अभी पहले वॉल्यूम में है, लेकिन वो भी आया नहीं, सबने वो उनको ठुकराया। इसलिए चारा क्या, नेहरू तो उनके साथ थे अंबेडकर के, तो बोले हम ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लाएंगे, आपको नियोजन कमेटी का अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं तो आपको अर्थमंत्री बनाएंगे, और आप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करो। ये कॉम्प्रोमाइज था, वो तो गया, लेकिन जो है अभी थोड़ा बहुत वो भी गया। जी। एक चीज, चलिए आज की चर्चा यहीं तक, क्योंकि आगे यहाँ विजय भाई, बोलिए। नहीं, पाटिल साहब से एक चीज जानना चाह रहे थे, जस्टिस पाटिल साहब से, कि सर अगर ये कानून बन जाता है, जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाला, कि उसमें प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा नॉमिनेटेड मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं चैलेंज करे में, मुझे लगता है कोई गया है या जाना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट क्या है? स्पिरिट है, जो अभी चोकर साहब कह रहे थे कि फैसले के पीछे की नीयत क्या है,
वो चीज क्या सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ हो सकता है, इसमें कुछ संभावना बनती है? हाँ, एक तो हो जाएगा ना कि भाई 3 की कमेटी है, 2 उनके हैं। तो ये क्या कमेटी हुई क्या? वही- इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का चुनाव यानी अपॉइंटमेंट, ये इंडिपेंडेंट होगी क्या? इतना तो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किसके बलबूते पर? इतने पैसे कहां से लाते हैं? जो बेचारे कुछ वकील काम कर रहे हैं उनको हम सलाम करते हैं, तो लेकिन अपोजिशन को सोचना चाहिए ना, सारे अपोजिशन लीडर्स को तो जा सकते हैं। अरे आओ, मुझे बोलने मत लगाओ। अपोजिशन अभी अभी इंडिया बना रहा है, सबके पीछे ईडी है, सबके पीछे ईडी है। ये कभी ना कभी सत्ता में थे, लेकिन मैं अभी इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं इंडिया में काम कर रहा हूं और मुझे इंडिया जिंदा रखना है। तो इसीलिए ये भी बोलते मुझे ईवीएम की बात मत करो, लोगों को विश्वास नहीं रहेगा। आनंद जी बोले हम ईवीएम के बारे में बोलेंगे तो अरे मोदी शाह ईवीएम नहीं मैनेज करेंगे तो कौन करेगा? जिनका इतिहास हमेशा मैनेजमेंट पर ही है, सब झूठ। वो जब कुछ सच बोलते ही नहीं तो ईवीएम छोड़ेंगे?